नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो आप लोग मेरा चैनल है @MSR GKGS, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बादामी गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बादामी जो गुफाएं मतलब गुफा है, वो चालुक्य राजवंश द्वारा 6ठी शताब्दी में इसको बनवाया गया था। ये गुफा गुफा जो है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही रिलीजन के लिए है। जैसे कि अगर जैन धर्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है जैन धर्म के लिए, ये जो गुफा है दोनों रिलीजन्स के लिए है, हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है। तो ये क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर वो ये है, ये दक्कन में ये दक्कन में हिंदू मंदिर वास्तुकला के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है आपका, वायु की गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना के लिए कितने पोल्यूटेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो टोटल पोल्यूटेंट हैं वो कितने हैं, 8 हैं। इनका इस्तेमाल करके एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताया जाता है। जैसे कि PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, ये NO2 हो गया, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, और अमोनिया, और आखिरी जो होगा आपका लीड हो गया। सारे क्या हैं, पॉल्यूटोन एयर क्वालिटी इंडेक्स को दिखाने के एक पैरामीटर हैं। अगर ये मिलते हैं तो इसका मतलब है पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम के मठों से संबंधित है। तो असम के मठों से जो शास्त्रीय नृत्य संबंधित है वो है आपका सत्रिया। ये वाला, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि सतरिया जो है शास्त्रीय नृत्य है असम का। बाकी आपको कथकली पता है और मोहिनीअट्टम, ये है केरल, और ये भी आपका केरल का है, और ये आपका आंध्र प्रदेश, तो ये असम का है। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। देखिए जैसे आप शेयर मार्केट जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रेड कैंडल होती है, एक वाइट कैंडल, सॉरी एक ग्रीन कैंडल होती है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं बुल, बाकी जब गिरता है तो उसको बेरिश कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से। द आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आइडिया ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं सुनील खिलनानी। सुनील खिलनानी ने 1997 में इस किताब को, मतलब कह सकते हैं ये जो बुक है पब्लिश हुई थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थाट प्रणाली को 10 मूल पैमानों में किससे वर्गीकृत किया गया है। किसने वर्गीकृत किया है। तो जो थाट सिस्टम है उसके 10 पैरामीटर्स होते हैं,
जिसको क्लासिफाई किया है तो है विष्णु पंडित नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इसको 10 पैमानों में वर्गीकृत किया है। 2019 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 2019 से 21 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं थी। किस भारतीय राज्य ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की? तो निजुत मोइना जो योजना है आपकी असम की सरकार ने शुरू किया था 2024 में। तो इसमें क्या था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या वजीफा वगैरह मंथली बेसिस पर देने का इंतजाम, मतलब कह सकते हैं कि इसमें अरेंजमेंट किया गया है। जून 2024 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो 2024 में सीएफ नियुक्त हुए थे उनका नाम था जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ग्रीन हाउस से संबंधित है। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है इसको प्रोटो को। तो इसमें क्या है, ये एक संधि है, इसको 1997 में अपनाया गया था इसको, जिसका जो मेन उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो ये ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करने की एक संधि है जो काम करती है, आइडेंटिफाई करती है और उस पर काम करती है। एथलेटिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा पद सही रूप से सम्मिलित है? तो इसमें क्या है आपका क्रॉसबरी फ्लॉप जो होता है ऊंची कूद हाई जंप के लिए होता है। तो ये ध्यान रखना है फॉस्फोरी कई ये पिछले साल जो एसएससी सीजल हुआ वो लगभग 2 सेट्स में पूछा गया है सेम क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में बने रहने के लिए किसी उपग्रह को आवश्यक गति को किस रूप में माना जाता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको पृथ्वी की कक्षा में बने रहने के लिए तो उसकी ऊपर मतलब कह सकते हैं कि कक्षा में बने रहने के लिए जो गति होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वही है आपका क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एक एकाश्मक मोनोलिथिक संरचना है। तो एलोरा का तो बिल्कुल सही है, वो मोनोलिथिक से ऊपर से काट के अंदर की तरफ बनाई गई है। इसके ऊपर से नीचे की ओर एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। तो क्या है, ये दोनों ही सही हैं। उसको ऊपर से नीचे की तरफ काट के तराश के बनाया गया है। और एक जब मोनोलिथिक्स होता है जैसे कि अगर कोई एक ही पत्थर है उसमें उसकी कह सकते हैं कि उसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिलाया जाता है, ठीक, तो उसको मोनोलिथिक्स ही कहते हैं। तो ये आपके दोनों जो आंसर हैं वो सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक चीज ये है कि एसएससी सीजीएल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रही है जिसमें कथन और कारण है, ठीक है, थोड़े से यूपीएससी पे पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रही है। संपदा योजना किससे संबंधित है? तो आपका
संपदा योजना जो है एग्रो मरीन प्रोसेसिंग खाद्य आम, प्रसंस्करण से संबंधित है ये। तो ये जो है पीएम कंपदा संपदा स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका पीएम ई बस सेवा का उद्देश्य शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है। कारण है इसका, इससे सार्वजनिक परिवहन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित गतिशीलता ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आप 10,000 बसें हैं, जैसे कि अगर एक बस की बात करते हैं, एक बस में मान लीजिए आपके 50-60 लोग आएंगे। अगर वही 50-60 लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं तो 50-60 गाड़ी से जाएंगे, तो जो कार्बन एमिशन है लगभग कह सकते हो, कार्बन का उत्सर्जन कितना हो जाएगा, लगभग मान लीजिए 40 टाइम्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बस। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक बस है, तो इलेक्ट्रिक बस में तो कोई एमिशन होना नहीं है। ये काफ़ी अच्छी कह सकते हैं कि पहल है कि गवर्नमेंट बसें लॉन्च करती है सार्वजनिक परिवहन में। तो ये बेस्ट है, तो इसके लिए क्या है, दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2024 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मिशन मौसम किस पर केंद्रित है? तो जो मिशन मौसम है ये आपका आर्टिफिशियल वर्षा और मौसम संशोधन प्रौद्योगिकियां जो है उससे संबंधित है। तो इसको 2024 में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसको एक्सेप्ट किया था मिशन मौसम को। और इसका जो टारगेट है कि पहले से ही अनुमान लगाना कि मौसम के साथ क्या होना है, फिर वो अगर बारिश की जरूरत है तो आर्टिफिशियल बारिश भी करा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड को। तो ये है आपका व्हाइट रिवोल्यूशन दूध उत्पादन से है। तो एक समय था जब भारत के पास क्या था कि दूध उत्पादन में बहुत पीछे था। फिर जब ये ऑपरेशन फ्लड जो है जब स्टार्ट हुआ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो ये 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद से जो दूध उत्पादन में भारत जो है सबसे बड़ा देश बना, और आज भी हम लोग हैं, क्योंकि दूध उत्पादन में तो अपन लोग नंबर 1 है। तो ध्यान रखना है इसका जो जनक हैं जब फ्लड ऑपरेशन ऑपरेशन के, उनका आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, डॉक्टर वर्गीज, वर्गीज कुरियन करके हैं, कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन कुरियन जो थे इसके जनक थे, तो याद रखना है। ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? तो आपका जो ब्लू कार्बन है ये है आपका मैंग्रोव जैसे तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में संचित कार्बन से संबंधित है। तो इसमें क्या है, जो कह सकते हैं आपकी समुद्र तटीय और समुद्री की
जो पारिस्थितिक तंत्र हैं जैसे कि मैंग्रोव, साल्ट मार्श हो गए, समुद्री घास हो गए, उनके द्वारा क्या है वायुमंडल से कैप्चर और संचित किए गए कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। ये जो स्थलीय कह सकते हैं वन है, उनकी तुलना में अधिक तेजी से कार्बन को क्या करता है, ये सिंक करता है। तो मैंग्रोव जो पेड़ पौधे हैं, पौधे हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन को सिंक करते हैं बहुत तेजी के साथ। गिनी गुणांक, गिनी कॉफिशिएंट का माप है, वो क्या है, गिनी जो कॉफिशिएंट है वो आय की इनक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला है। ये क्या है, किसी भी देश में या समाज में आय या धन के वितरण की असमानता को मापता है। इसका जो मान होता है 0 से 1 के बीच में होता है, 0 एंड 1। तो इसमें क्या है, 0 जो होता है आपका, ये इक्वालिटी को डिफाइन करता है, बाकी जो 1 है आपका इन इक्वालिटी को डिफाइन करता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। लेकिन ये ध्यान रखना केवल एटमॉस्फेरिक। बाकी आपका हाइग्रोमीटर क्या करती है, एटमॉस्फेयर में आपकी जितनी नमी होती है उसको मेजर करती है। एमीटर आपका करंट मेजर करता है। हाँ, ये आपका एल्टीट्यूड को मेजर करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप, उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां, मतलब ये पूछ रहे हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। तो लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो ये है कि कम ब्याज दरों के बावजूद लोग नकदी रखना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका कैश का सर्कुलेशन रुक कम होता है, रुक जाता है, जिससे दिक्कतें बढ़ती हैं आरबीआई के पास, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं रहता है कि हमने जो पैसा लिया वो पैसा गया कहाँ, सर्कुलेट ही नहीं करता है मार्केट में, लोग उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान जो था 2024 में, ये है 2024 का है 159। 180 देशों में भारत, जो मतलब भारत के हम ही लोग 159 नंबर पर हैं। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि अपने यहाँ की मीडिया जो है उसका जो स्थान है, स्थान था पिछले साल 159 था, और इस साल 2026 में तो ये और ही ज़्यादा नीचे गिर चुका होगा। तो बहुत बुरी स्थिति है, इन लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि इनकी पोजीशन जो है ऊपर की तरफ आए। ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो गोल्ड मेडल की बात चल रही है कि 2024 में 10 मीटर की एयर पिस्टल की जो कंपटीशन था उसमें किसने जीता है। तो ये थी
मनु भास्कर, जिन्होंने जीता था इसको 2024 में। इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो उनकी याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस PVD मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 42वें संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है कि ऐसा नहीं है किसी के ऊपर इम्पोज किया गया है ये रूल। एक है कि एथिक्स है, एक जिम्मेदारी है कि आपको ये करना ही है, आप करेंगे। तो इसमें जैसे कि कह सकते हैं आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति में ये पब्लिक के लिए पूरी तरह से बनाई जाती है, पब्लिक के पैसे से बनाई जाती है। तो ये पब्लिक की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संपत्ति को बचा के रखे, उसे डैमेज ना होने दे, नुकसान ना होने दे। अब एक नैतिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए, सबके लिए है। तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करना हर हाल में, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप एक्टिविटी करें या इन्वॉल्व हो, तो वो ठीक नहीं है। अब आती है समय पर करों का भुगतान करना। तो सबसे पहले क्या था ना कि इसमें अरेंजमेंट कह सकते हैं कि प्लान बनी थी कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी में डालते हैं, पर इन्होंने फाइनली इसको उसमें ऐड नहीं किया। तो जब ऐड नहीं है तो हम इसको मानते ही नहीं है। पर ये जिम्मेदारी है लोगों की कि समय पर टैक्स पे करना चाहिए, और आज लोग करते भी हैं, पर ये उसमें जो आपका 42वां संशोधन है उसमें रिटर्न नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ये वाला। तो आपका इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग, मेरा चैनल है @MSR GKGS, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को लेक्चर मिलते रहेंगे ऐसे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।